मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 4 सहेलियां रहा करती थीं। उनके नाम थे रागिनी, प्रेरणा, प्रेक्षा और समृद्धि। वो आपस में बहुत ही अच्छे से रहते थे। वो चारों एक बार बंगाल के एक गांव बच्चा टोला में घूमने के लिए गए थे। उन चारों लड़कियों के रहने का प्रबंध गांव के मुखिया ने कराया। वो जिस घर में रुकी थीं वो एक 4 कमरों वाला घर था जो गांव से 2 किलोमीटर दूर 4 बगीचों को पार करके एक बड़े से पुराने बरगद के पेड़ के आगे था। गांव की एक बात बड़ी अजीब थी कि गांव में बहुत ही कम लोग थे। चारों लड़कियां उस एक गांव वाले से पूछी कि गांव की जनसंख्या इतनी कम क्यों है। तभी मुखिया ने बीच में ही बात को काटते हुए बोला, आप लोग भी क्या करती हैं? गांव के हालात की बात छोड़िए, आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग उस घर पर ठीक से रह रही हैं ना? आप कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो रागिनी ने बोला, ठीक से? इसका क्या मतलब? कुछ गड़बड़ है क्या उस घर में? अभी उन चारों लड़कियों का बस पहला दिन ही गुजरा था, अभी पूरी रात बाकी थी। तभी मुखिया को किसी गांव वाले ने बुलाया और वो चला गया। तब उसके बाद गांव वाले ने जिसे उन्होंने प्रश्न किया था उसने पूछा कि कोई बच्चा तो नहीं न दिखा अभी उस घर में? अभी शाम हो रही थी। तो लड़कियों ने कहा, नहीं, पर बच्चा आपने ये क्यों पूछा? तो उस गांव वाले ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, आप जाइए, आप घर में जाइए, शाम हो रही है, काफ़ी शाम हो गई है। जब चारों लड़कियां लौट रही थीं तब उन लोगों ने एक आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बच्चे खेल रहे हों। वो लोग कंफ्यूज हो गए और दौड़ कर गए और जाकर दरवाज़ा खोला। तो दरवाजे खोलने के बाद से रूम में बिल्कुल अंधेरा था और उन लोग को ऐसा एहसास हुआ कि कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में गया हो। वो डर गई और जल्दी से अपने अपने कमरे में गई। पहले पूरे कमरों में उजाला कर दिया, पूरे घर में लाइट ऑन कर दी और तब अपने कमरों में आराम करने चली गई। उन लोगों ने गांव में ही खाना खा लिया था, इसलिए घर उसमें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। रागिनी को ऐसा लगा कि जैसे बाहर बरगद के पेड़ से कोई झूला झूल रहा हो। उसने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो झूला अपने आप ही हिल रहा था और झूले पर कोई भी नहीं था। रागिनी अपने रूम से निकलकर प्रेरणा के रूम में जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा घसीटता हुआ किचन की ओर गया हो। वो चिल्लाई। रागिनी की आवाज़ सुनकर बाकी 3 लड़कियां भी जल्दी से उसके पास आ गईं। रागिनी ने उन लोगों को पूरी बात बताई। सब ने कहा कि हाँ, हम सभी को भी डर लग रहा है। सब ने प्लान किया कि वो सभी अलग अलग नहीं सोएंगे। प्रेरणा और रागिनी एक साथ और समृद्धि और परीक्षा एक साथ सोएंगी। रात को 11:11 पर। रागिनी और प्रेरणा सो रही थीं। तभी पंखों की जोरों की हिलने की आवाज से रागिनी उठी। उसने देखा कि 3-4 बच्चे पंखे से लटक कर झूल रहे थे। वो चिल्लाने की आवाज से प्रेरणा उठी। उसने कहा कि क्या हुआ? तो रागिनी ने कहा कि पंखे पर देख, पंखे से 3-4 बच्चे झूल रहे हैं। तो जब उसने देखा तो पंखे पर कोई नहीं था। वो बोली,
तू खामखा डर रही है और मुझे भी डरा रही है, चुपचाप से सो जा। रागिनी पलंग के बाईं तरफ मुड़कर सो गई। अब परीक्षा पानी पीने के लिए उठी। वो जैसे ही बोतल उठाई उसने देखा कि अलमीरा से सटकर एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है। वो उसके पास जाती है। उसने जैसे ही उसे छुआ, बच्चा अपना सर उठाया। उसका चेहरा कुछ अजीब ही था। आंखें धसी हुई काली थीं, गाल पचके थे, कपड़े फटे थे, माथे पर चोट और ऊँट काली थी, दांत उबड़ खाबड़ थे। उस बच्चे ने उसके पैर को कस के पकड़ लिया। परीक्षा बहुत तेज चिल्लाई, बोली, समृद्धि, समृद्धि बचाओ, समृद्धि बचाओ। समृद्धि तेजी से उठी। वो पलंग से पूरी तरह उतरी ही नहीं थी, तभी उसके पलंग के नीचे से 2 हाथ आए और उसके पैरों को खींचने लगे। वो भी चिल्लाने लगी। उधर परीक्षा चिल्ला रही थी और इधर समृद्धि। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर प्रेरणा और रागिनी दौड़ती हुई आई। वो लोग ये सब देखकर ठिठक गए। प्रेरणा ने देखा कि आईने में एक बच्ची फ्रॉक पहने नजर आ रही थी। प्रेरणा जैसे ही परीक्षा को बचाने के लिए आगे बढ़ी, अलमीरा खुला और उसे किसी ने अलमीरे में खींच लिया। ये सब देखकर रागिनी बेहोश हो गई और चिल्लाते चिल्लाते समृद्धि भी बेहोश हो गई। परीक्षा के सर पर चोट लगी और वो नीचे गिर गई। सब बेहोश थे और प्रेरणा अलमीरे में बंद थी। सुबह 4:20 पर जब प्रेरणा की नींद खुली तो वो घर से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे थी। हल्का हल्का अंधेरा जैसा था, पर सुबह हो चुकी थी। प्रेरणा फौरन घर में गई। उसने समृद्धि, रागिनी और परीक्षा को नीचे पड़ा देख ठिठक गई और उसने सबको उठाया। परीक्षा को चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसके माथे पर चोट लगी थी। उन लोगों ने वहां से तुरंत भागने का निर्णय लिया। वो लोग जल्दी से वहां से निकल गए। घर से निकले तो केवल बगीचे ही दिख रहे थे। बगीचों से सीधा देखने पर गांव दिखाई देता था, मगर गांव दिख ही नहीं रहा था। उन लोगों ने सोचा कि कुहासे की वजह से कहीं गांव दिखाई नहीं दे रहा होगा। रागिनी बोली, चलो आगे चलते हैं। वो लोग आगे बढ़े। वो लोगों ने चारों बगीचा पार कर लिया, मगर ये क्या था, फिर से आगे बगीचा और गांव दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो लोग बगीचे को पार करते गए लेकिन गांव नहीं दिख रहा था। फिर और एक बगीचा, फिर से उन लोगों ने उस बगीचे को पार किया। बगीचा पार करने के बाद से वो फिर उसी घर के पास आ गए थे। वही घर और वही पुराना बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ पर बच्चे झूला झूल रहे थे। उन बच्चों के चेहरे भी उसी रात वाले बच्चे जैसे थे। आंखें धसी, गाल पचके, दांत काले और उबड़ खाबड़ फटे हुए कपड़ों में। उनमें से एक बच्चा रागिनी के करीब आया और उसके हाथ को कस के पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा और बोल रहा था, दीदी आओ हमारे साथ झूला झूलो, दीदी आओ। रागिनी चिल्लाते हुए कह रही थी, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो। प्रेरणा ने रागिनी को झकझोर कर जगाया। मध्य प्रदेश में अभी अभी भोर हुआ था। रागिनी सो रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मुझे। प्रेरणा ने रागिनी को जगाया। रागिनी उठी। वो बोली, हम यहाँ कैसे, और वो बच्चा कहाँ गया जिसने मेरा हाथ पकड़ा था? प्रेरणा बोली, कौन बच्चा, ये तू क्या बकवास कर रही है? रागिनी बोली, हम मध्य प्रदेश में हैं, पर हम तो बंगाल में थे ना, हम यहाँ कैसे? रागिनी ने समृद्धि और परीक्षा को बुलाया और यही सवाल उन लोगों से भी करने लगी, यहाँ कैसे, हम सब तो बंगाल में थे ना। परीक्षा बोली, ये तू क्या कह रही है, हम सब कहीं नहीं गए, हम सब मध्य प्रदेश में हैं, तू बस सपना देख रही थी। रागिनी बोली, मैं सपना देख रही थी, इतना हकीकत सा सपना? रागिनी ने सबको अपने सपने के बारे में बताया। दोस्तों, इतनी सी थी है कहानी। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।